हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एनालिस्टाइज के यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई और वो स्टडी ये कहती है कि इंडियन ओशन जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म होता चला जा रहा है। ये जनरल साइंस डायरेक्ट जो है उसमें आया था और ये इंडियन ओशन के बारे में बात करता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इंडियन ओशन डाइपोल क्या है एक बार इसको रिवाइज करेंगे, क्या इम्पैक्ट्स हैं इसके, ये जो चेंज हो रहा है इसका इंडियन ओशन डाइपोल पे क्या इंपैक्ट आएगा, बाकी चीज़ों पे क्या आएगा, ये बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हमारा प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि बेस्ड होगा इस टॉपिक पे। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाई इन न्यूज़। सो रिसेंटली ये जो स्टडी साइंस डायरेक्ट में रिलीज हुई है इंडियन ओशन पर, ये कहती है कि इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा वार्मिंग देखी जा रही है, एक्सेलरेटेड वार्मिंग देखी जा रही है, जो कि कंटिन्यू हो सकती है अगर हमने ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन इमीडिएटली यहाँ स्टॉप नहीं किया। तो यहाँ पर स्टडी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बहुत रैपिड वार्मिंग देखी जाएगी सन 2020 और 2100 इस वाली सेंचुरी में। यहाँ पर इंडियन ओशन का जो रेट है वार्मिंग का वो लगभग 1.7 से 3.8 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है पर सेंचुरी इंक्रीज करेगा अगर ग्रीन हाउस गैसेज रिड्यूस नहीं किए गए। तो ये दिखने में छोटा लग सकता है लेकिन इसका मतलब ये है जो फ्यूचर इंक्रीज होगा हीट का, आप ऐसा मानिए कि एक हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब जो है उसको हर एक सेकंड हम डिटोनेट करें, मोरओवर उसको पूरे दिन हम उसको डिटोनेट करें और पूरे साल कम से कम 10 सालों तक हम ऐसा करते रहें, उतनी जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी एनर्जी यहां पे एक्यूमुलेट हो जाएगी आने वाले सेंचुरी में। अब जो यहां पे ओशन बेसन है, यहां पर स्टडी ने देखा कि इंडियन ओशन का जो बेस है या जो इसका बेसन है ये पास्ट सेंचुरी में बहुत ज़्यादा वार्मिंग हुई है और फाइंडिंग ये कहती है कि ये 1.2 डिग्री पर सेंचुरी के हिसाब से 1950 से 2020 के बीच तक का ये यहाँ पे राइजिंग इतनी देखी गई है। अब ये यहाँ कुछ चीज़ें हैं। इंडियन ओशन का जो वार्म पूल है, एक चीज़ है जिसको बोलते हैं इंडियन ओशन वार्म पूल, यहाँ पर ये भी जो है ये बढ़ता चला जा रहा है और ये बेसिकली सी सरफेस टेम्परेचर होता है जब वैल्यू जो होती है वो सी सरफेस टेम्परेचर की वैल्यू एक्सीड कर जाती है 28 डिग्री सेल्सियस से। तो ये जो है ये एक्सपैंड करता जा रहा है, इसका जितना भी एरिया है इंडियन ओशन में, ये यहाँ जुड़ी हुई चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं। मोरोवर जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर होती है, ये जो है नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन जो इंडियन ओशन है वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ये बहुत थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ डिक्रीज हो रहा है। अब ये से जुड़ी चीज़ें हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहा जाता है? तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जैसे कि प्लांट्स अपने में स्टोर करेंगे और स्टोर करने के बाद ये बाकी इकोसिस्टम को यही चीज़ जो है वो प्रोवाइड कराते हैं फूड के फॉर्म में और बाकी किसी चीज़ के फॉर्म में। यहाँ क्लोरोफिल में डिक्लाइन देखा जाएगा 2100 तक, यहां पर डिक्लाइन देखा जा सकता है। तो ग्रेटेस्ट रिडक्शन जो होगा वो वेस्ट अरेबियन सी का जो पार्ट है वहां पर ये सब ज्यादा रिडक्शन देखा जाएगा, जहां पर लेवल्स जो हैं वो 8 से 10% जो हैं वो गिर सकते हैं करंट स्टेट के। यहां कुछ टेम्पोरल पैटर्न्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, ये कुछ यहाँ क्लोरोफिल का डेटा है। अब टेम्पोरल पैटर्न्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है 1998 से 2008 तक के बीच का, यहाँ पे थोड़ा सा कूलर टेम्परेचर्स देखे गए थे, प्रोडक्टिविटी थोड़ा ज़्यादा थी। 2009 से 19 के बीच में थोड़े वार्मर टेम्परेचर्स देखे गए, प्रोडक्टिविटी कम होती चलेगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। 2017 और 19 के हिसाब से ये पीरियड दिखाता है कि यहाँ प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हुई, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट मानसून के टाइम पीरियड पे और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में। नाउ इंडियन ओशन डाइपोल से रिलेटेड यहाँ कुछ चीज़ें हैं कि इंडियन ओशन डाइपोल में चेंज आ रहे हैं। स्टडी ये कहती है कि जो इंडियन ओशन डाइपोल है इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 66% जो है वो यहाँ पर डिक्लाइन कर सकती है। ये यहाँ पर जो है वो एक्सट्रीम इवेंट्स यहाँ हो सकते हैं और ये इतना यहाँ पे एक्सट्रीम इवेंट जो हैं बढ़ सकते हैं। इसकी वजह से अगर हम मॉडरेट इवेंट की बात करें तो वो लगभग 52% डिक्रीज भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम इवेंट्स इतना बढ़ जाते हैं। अब इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, इसमें बाकी चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं जैसे रीजनल क्लाइमेट क्या है, रेनफॉल पैटर्न क्या आ रहा है, बट ओवरऑल ये यहाँ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है, अगर हम पॉजिटिव फेज की यहाँ पे बात करेंगे तो जब वेस्टर्न पार्ट जो इंडियन ओशन का होता है यहाँ पर वो थोड़ा सा वार्म होता है ईस्टर्न पार्ट के रिलेटिव, और यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज्ड मॉनसून देखा जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे रीजन में खास करके साउथ एशिया वाले रीजन में यहाँ पे क्योंकि कंडेंसेशन होने लगता है। तो ये है। नेक्स्ट जो आता है वो नेगेटिव फेज आता है जब जो वेस्टर्न पार्ट होता है वो कूलर होता है कंपैरेटिव टू द ईस्टर्न पार्ट। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अब बिलो नॉर्मल रेनफॉल दिखेगी, खासकर कि पोस्ट मानसून पीरियड में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाले रीजन में यहाँ पे थोड़ा सा बारिश उस समय कम हो जाती है, ड्रॉट के चांसेस हो जाते हैं। देन है न्यूट्रल फेज। न्यूट्रल फेज जो है वाटर जो है वो जब पैसिफिक ओशन से यहाँ फ्लो करता है इंडियन ओशन आइलैंड्स के थ्रू
और यहाँ पे सी जो है वार्मर रहती है, खास करके नॉर्थ वेस्ट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के आसपास यहाँ देखने को मिलता है। सो यहाँ ये थोड़ा सा इसका बहुत कम इम्पैक्ट आता है, खास करके इंडियन ओशन डाइपोल पे। नाउ या मॉनसून वाले फेज पर। इसके अलावा मैराइन लाइफ को यहाँ थ्रेट है। हीट कंटेंट जो इंक्रीज हो जाएगा, देखा जा रहा है कि 2000 मीटर से नीचे का जो हीट कंटेंट है वो यहाँ ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अरेबियन सी में वनरेबिलिटी काफी ज्यादा है, यहाँ मोस्ट सिग्निफिकेंट वार्मिंग तो देखी जा रही है वो अरेबियन सी में देखी जा रही है। वाइल जो साउथ ईस्टर्न पार्ट्स हैं ओशन के, जैसे सुमात्रा है या जावा वाले आइलैंड्स हैं इस तरफ इंडियन ओशन के, यहाँ पे तो है वो रिलेटिवली थोड़ा सा कम देखा जा रहा है, बट ये रीजन ज्यादा प्रोन है। मोरोवर यहाँ पीएच लेवल में चेंज देखने को मिल रहा है। करंटली जो अराउंड 8.1 है वो लगभग 7.7 पीएच जो है यहाँ चेंज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है सेंचुरी के एंड तक, तो ज्यादा एसिडिक ओशन होता चला जाएगा। ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। इससे मैराइन लाइफ को थ्रेट है। कोरल ब्लीचिंग आपको देखने को मिलेगी जब जूज एंथेले जो है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हैबिटेट लॉस होगा, खास करके मैराइन हैबिटेट्स का, बहुत सारी चीज़ों का। यहाँ फिशरीज डिक्लाइन हो जाएगी, जैसे जो सालमन है, सालमन वैसे इंडिया में नहीं होती, बट सालमन का अगर देखा जाए तो जितना ट्रेवल करते थे उसका 93% जो है वो अब माइग्रेट नहीं करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। इंडियन ओशन में वार्मिंग देखी जा रही है, ये यहाँ पर कुछ डेटा है। अगर 3.8 डिग्री पर सेंचुरी यहाँ इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है सी सर्फेस टेम्परेचर का सेंचुरी के एंड तक। अगर 1.7 पर सेंचुरी है तो यहाँ पर वो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। और अगर हम उसको बिलो रखते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह को सबको अच्छे से रखते हैं, तो ये यहाँ पर कुछ अराउंड 27.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। यहाँ इंपैक्ट्स हैं कोस्टल कम्युनिटीज के, सी लेवल राइज होंगे तो यहाँ पे कोस्टल फ्लडिंग होगी, इरोजन होगा, लोगों का एग्रीकल्चर चला जाएगा, फिशरीज की लोकेशन चेंज होने लगती है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट यहाँ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो यहाँ से कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोकल लाइन्स होती हैं, लोकल इकोनॉमीज को डिस्ट्रप्शन होगा, लिवलीहुड में डिस्ट्रप्शन हो जाता है, खास करके उन लोगों को जिनका ओशन जो है वो इनकम का ही एक सोर्स होता है। यहाँ पर रीजनल वेरिएशन है। ईस्ट अफ्रीका जो ईस्टर्न ओशन है, यहाँ ज्यादा वार्मिंग देखी जा रही है, इंक्रीज रेनफॉल है, फ्लडिंग है, जैसे कि केन्या, सोमालिया में आप देख सकते हैं ज्यादा फ्लडिंग है। ऑस्ट्रेलिया जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है, यहाँ सिग्निफिकेंट वार्मिंग देखी जा रही है, ज्यादा फ्रीक्वेंट और सीवियर ड्रॉट, बुश फायर ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। साउथ एशिया की बात करेंगे तो जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन है, इंक्लूडिंग बे ऑफ बंगाल वाला है, यहाँ साइक्लोनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो डेंसली पॉपुलेटेड कोस्टल रीजन जैसे भारत के, बांग्लादेश या म्यांमार के आसपास के इलाकों में वहां पे ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ये इससे जुड़ी चीजें हैं। इंपैक्ट की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हीट जो एक्यूमुलेट होगी, लगभग हमने देखा कि 2000 मीटर से यहाँ जो एक्यूमुलेट होगी, इसके सिग्निफिकेंट रिपरकशंस होंगे, खास करके जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो आता है इंडिया में उस पर, जो कि लगभग 70% यहाँ पे भारत को एनुअल रेनफॉल देकर के जाता है। बाकी साउथ एशियन कंट्रीज में भी ये जो वार्मिंग है ये ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगी। यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएंगे। जनरली अगर हम सी सरफेस टेम्परेचर की यहाँ पे बात करेंगे तो हमने देखा था कि 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को इन्फ्लुएंस करने लगेगा, फॉर्मेशन उनकी ज्यादा होने लगेगी, एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा। एंड ज्यादा फ्रीक्वेंट जो यहाँ पे हुए हैं वो 1950s के बाद से हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों में। जो इंडियन ये जो इंक्रीज्ड ओशन हीट है, ये लगभग 40 कंट्रीज जिसको ये बॉर्डर करता है इंडियन ओशन, वहां पर इसका इफेक्ट आएगा। थर्मल एक्सपेंशन यहां ज्यादा हमने देखा था कि होता चला जा रहा है। मोरोवर इंडियन ओशन डाइपोल पर भी यहाँ इफेक्ट है और यहाँ एक्सपेक्टेड है कि यहाँ चेंज हो सकती हैं कुछ चीज़ें, और ये सारी चीज़ें से जुड़े हैं, जिसमें हमने देखा था इंडियन ओशन डाइपोल में जो चेंज आएगा एक्सट्रीम इवेंट्स का वो 66% है, मॉडरेट इवेंट्स का जो यहाँ पे आता है वो 52% से डिक्लाइन हो सकता है। ये हमारे पास एक IPCC की रिपोर्ट का एक चार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि ग्लोबल ड्राइवर्स, अगर हम सी लेवल चेंज के देखें तो ग्रीन आइलैंड की जो आइस शीट मेल्ट होना है, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना है, यहाँ स्टेरिक एक्सपेंशन है, ग्राउंड वाटर जो है उसकी जो सब्सिडेंस है, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। जो अंटार्कटिक जो आइस सी है, ये इनका जो मेल्टिंग है, ये सारी चीज़ें यहाँ कंट्रीब्यूट करती हैं। रीजनल ड्राइवर कुछ होते हैं जैसे ग्रेविटेशनल पुल हो गया, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हो गई, विंड्स हो गई, करंट्स हो गए उस स्पेसिफिक एरिया में, सेडिमेंटेशन कितना हो रहा है, रिवर रन ऑफ कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं। कोस्टल ड्राइवर्स भी होते हैं जैसे जो यहाँ पे स्वैश है, वेव सेटअप है, स्टॉर्म सर्जेस है, ये कुछ चीज़ें हैं। देन यहाँ पर आइस प्रोसेस की बात करेंगे तो कार्विंग, जो आइस कटती है, एक्यूमुलेशन जो होता है, ये यहाँ पे एंड सरफेस मेल्ट जो है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। बेसल मेल्ट भी है, तो इस हिसाब से ये कुछ चीज़ें हैं। एक्सट्रीम सी लेवल राइज होता है तो यहाँ पे वेव सेटअप है, स्टॉर्म सर्ज होने लगेगा, एस्ट्रोनॉमिकल टाइड ज़्यादा होने लगेगा, मेन सी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं। नाउ एडेप्टेशन मिटिगेशन के लिए हमें एमिशन रिडक्शन पे ध्यान देना चाहिए, कोस्टल रेजिलियंस पे ध्यान देना चाहिए, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे
कोस्टल रेजिलियंट हो, वो इकोसिस्टम कंजर्वेशन पे यहाँ पे हेल्प हो सकती है, खास करके इंडियन ओशन में। एक्शन की जरूरत है, ग्लोबल कॉपरेशन की जरूरत है, कंटिन्यूड रिसर्च की जरूरत है, पब्लिक अवेयरनेस की यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये कलेक्टिव एक्शन बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाएगा अगर हम एक मीनिंगफुल चेंज चाहते हैं तो। नाउ वी हैव टुडेस प्लिंग स्प्लिटेड क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द स्टडी फाउंड दैट द एरिया ऑफ द इंडियन ओशन वार्म पूल हैज एक्सपेंडेड सिग्निफिकेंटली, पर्टिकुलरली इन विच रीजन? Western Arabian Sea, Northwestern India, South Central Basin, Sumatra and Java coasts. So you can type down in the comment section. Then I'll let you know if it's correct or not. Then we have today's mains practice question. And the question says that warming of the Indian Ocean has significant implications of the global climate, regional weather patterns and marine ecosystems. Discuss the key highlights of the recent study published in the General Science Direct, focusing on the impacts of Indian Ocean warming, analyze the potential consequences of India's climate, agriculture and coastal communities, and suggest appropriate measures to mitigate these effects. So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day. And stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.